आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। तो आइए आज सीधे अपने क्लास की शुरुआत करेंगे राज की उत्पत्ति और उसके सिद्धांत पर, तीसरी क्लास। तो अभी तक आपको याद होगा कि पीछे हम लोग पूरे 40 सवालों को डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट कर रहे हैं। बोले सब लोग तैयार हैं? तो आज का जो पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, लिखा राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में मनु ने कौन से सिद्धांत को स्वीकार किया है। महाराज मनु के नाम से आप परिचित होंगे। तो मनु ने राज्य की उत्पत्ति के जिस सिद्धांत को स्वीकार किया है वो दैवी सिद्धांत है, शक्ति का सिद्धांत है, या फिर वो सामाजिक संविदा का सिद्धांत है, या पितृसत्तात्मक सिद्धांत है। आपको ये पता है कि महाराजा मनु ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम क्या है? मनु स्मृति। महाराज मनु ने मनु स्मृति लिखा है। क्या लिखा है? मनु स्मृति, जिसे हिंदुओं का कानूनी ग्रंथ भी कहा जाता है। और अपने इस ग्रंथ में उन्होंने जिस सिद्धांत को स्वीकार किया उसका नाम है दैवीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? ये दैवीय सिद्धांत आपके इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर स्टूडेंट। बढ़िया भाई, अगला सवाल आपका ये है जिसमें आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है। तो राज्य का दैवी सिद्धांत, सामाजिक समझौता का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, अपने सीमित रूप में सभी। तो आप देखेंगे राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत अपने सीमित रूप में ये सारे के सारे क्या करेंगे? व्याख्या करते हुए नजर आते हैं। आप कहोगे अपने सीमित रूप में सभी। चलिए एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ आपके जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप हैं एक बार वहां पर भी वीडियो को शेयर करिए ताकि बहुत सारे जो जरूरतमंद विद्यार्थी हैं वो अच्छे से जुड़ के तैयारी कर सकें। चलिए भाई, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। आपने देखा होगा कि इस क्लास में हमने एक नया ट्रेंड रखा है कि हमने इस पे कमेंट पर फोकस ना के बराबर 0 कर दिया है, ताकि आप अपने टॉपिक को जब शुरू करें तो लास्ट तक केवल आप पढ़ते चले जाएं। ठीक है ना? जो आपके जरूरी कमेंट होंगे उस पर हम आंसर भी आपको जरूर देंगे। अदरवाइज आप भी फोकस होकर पढ़िए, एकदम ट्रेंड को ही बदल दीजिए कि ऑनलाइन में ऑफलाइन से बेहतर हम लोग कर गुजरे। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़िए। लिखा है कि क्रिस्टोफर पियर्सन ने तथ्यात्मक आधार पर आधुनिक राज्य की 8 विशेषताएं बताई हैं। इनमें से कौन सी विशेषता की चर्चा उन्होंने नहीं की है? संप्रभुता की, नागरिकता की, बल प्रयोग के साधनों पर नियंत्रण की, या मूल अधिकार की? तो क्रिस्टोफर पियर्सन ने मूल अधिकार की चर्चा नहीं की है, नहीं की है चर्चा। अब यहाँ पे आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो बात हो रही क्रिस्टोफर पियर्सन की। तो अगर हम क्रिस्टोफर पियर्सन के बारे में बात करें तो क्रिस्टोफर पियर्सन ने तथ्यात्मक आधार पर, किस बेस पर? तथ्यात्मक आधार पर। तो इन्होंने तथ्यात्मक आधार पर आधुनिक राज्य, तथ्यात्मक आधार पर आधुनिक राज्य की 8 विशेषताएं बताई हैं। कितनी विशेषताएं बताई हैं? 8 विशेषताएं बताई इन्होंने, जिनमें से कुछ प्रमुख हम लिख देते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि भाई संप्रभुता, एक विशेषता तो इन्होंने राज्य की बताई। फिर दूसरी बात में ये कहते हैं संवैधानिकता, संवैधानिकता का नाम आप लिख सकेंगे। इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि विधि का शासन, अवैक्तिक अवैक्तिक शक्ति का प्रयोग। तो अवैक्तिक शक्ति का प्रयोग। ऐसे इन्होंने बताया प्राधिकार बताया। इन्होंने वैधता की बात करी है, प्राधिकार हो गया, वैधता हो गया, नागरिकता हो गया। ये तमाम
विशेषताएं बताते हैं कौन? तो ये बताते हैं क्रिस्टोफर पियर्सन, आधुनिक राज्य की विशेषताएं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि सवाल आपने अच्छे से समझ लिया है। और आइए अब जरा अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते रहें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, ये आपका नेक्स्ट सवाल होगा। लिखा है सामाजिक संविदा। सामाजिक संविदा बहुत फेमस किताब है, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सामाजिक संविदा के लेखक कौन है, ये आपको आंसर करना है। सामाजिक संविदा, सामाजिक संविदा के लेखक कौन है? बोदा, गार्नर या फिर जवाहरलाल नेहरू हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सामाजिक संविदा जो आपकी पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? रूसो हैं। तो सामाजिक संविदा, सामाजिक संविदा यानी दी सोशल सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना, सामाजिक संविदा की रचना कब हुई? 1762 में, 1762 में होती है इसकी रचना। कौन करता है? तो ये हैं फ्रांसीसी लेखक। कौन है ये? ये है फ्रांसीसी लेखक जिनका नाम है रूसो। फ्रांसीसी लेखक रूसो ने किया। और भाषा क्या थी? तो आप यहाँ जान लीजिए, ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। फ्रेंच भाषा में। एक मजेदार पॉइंट आपको यहाँ बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। इसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ, इसी पुस्तक का दूसरा नाम है प्रिंसिपल, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट। तो अगर कभी ये सवाल आ जाए कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट का लेखक कौन, तभी उत्तर रूसो होगा। या आ जाए सामाजिक संविदा जो पुस्तक है, सामाजिक संविदा पुस्तक का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम क्या, तब आप क्या बताएंगे? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट है। इसको किसने लिखा है? तो रूसो ने। अगर सवाल हो किस देश का रूसो निवासी है, तो आप फ्रांस का बताना। अब इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस भाषा में लिखी गई, तो आप बताना फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। ये तमाम बातें। इसमें बड़ा फेमस स्टेटमेंट होगा जिसमें आपने देखा होगा कि जब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा की पुस्तक शुरू होती है, तो शुरुआत में कहा गया कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लिया है या मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, किंतु वो हर जगह क्या है? बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ सवाल आप समझ चुके हैं। अगले सवाल पर आ जाइएगा। अगले सवाल में कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी है? थॉमस हॉब्स ने, जॉन लॉक ने, रूसो ने, या इनमें से किसी ने नहीं? तो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा दिया है रूसो ने। अभी हमने पीछे रूसो की बात कर ली है, इसलिए अपने इस सवाल पर फोकस करें। रूसो की सामान्य इच्छा का मतलब है, रूसो की सामान्य इच्छा का मतलब है, क्या मतलब है? कि इच्छा सब कुछ खास इच्छाओं का योग है, किसी खास राजनीतिक समाज के व्यक्तियों की विचारयुक्त इच्छाओं का योग है। उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित हो। वह शास्त्रीय अभिजात वर्ग की इच्छा, ये सब गलत हैं। यानी इसमें रूसो की सामान्य इच्छा का जो आशय है वह विकल्प सी है, यानी उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित हो। अच्छे समझ में आ रहा सबको? कोई परेशानी तो नहीं है? ध्यान समझिए, वरना मजबूरी में कहना होगा तेरी एक छोटी सी बोल ने सारा गुलशन जला दिया। चलिए भाई, अगले सवाल पर आ जाइए सब लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप इस सवाल के बारे में बात करेंगे तो थ्रेसीमेकस, थ्रेसीमेकस का स्टेटमेंट क्या है? न्याय शक्तिशाली का हित है। ये तो बिल्कुल सही सुमिलित हो गया। अगर हम बोधा की बात करें, तो बोधा की बात करेंगे तो बोधा क्या कहेंगे? अधिकतम शक्ति से, शक्ति से डकैतों, अधिकतम शक्ति से डकैतों का समूह निर्मित होता है, ना कि राज्य। ये भी सही है। टी एच ग्रीन कहते हैं इच्छा ना कि शक्ति राज्य का आधार है। ये भी सही है। माओ से तुंग,
शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। ये भी सही है, चारों सही है, 1 2 3 4। तो इसका करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन ए होगा। चलिए बहुत शानदार, आप लोग प्रयास कर रहे हो। अगला सवाल है, लिखा है रूसो की सामान्य इच्छा या संकल्प के बारे में क्या सही नहीं है। पहली बात, यह राज्य में कानून का स्रोत है, सही है। सदैव जनहित में होती है, सही है। यह सबकी इच्छा है, ये गलत है। यह सदैव सही होती है, ये भी सही है। तो इसमें जो गलत है वह विकल्प सी होगा। यह रूसो की सामान्य इच्छा के बारे में सही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए सब लोग। इस सवाल में देखना, लिखा है रूसो के लिए सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है सत्य, कर्तव्य, शक्ति या कानून को। तो किसे माना जाता है? कानून को। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कानून। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये आपका सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आपको कई बार बता चुका हूं, सामान्य इच्छा का सिद्धांत का प्रतिपादन करता कौन है? तो रूसो है। रूसो के बारे में पूरी चर्चा हमने कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। ये कथन किस दार्शनिक का है? तो अरस्तु, लास्की, प्लेटो या हीगल का है? तो यह महत्वपूर्ण कथन है अरस्तु का। किसका है भाई? अरस्तु का ये महत्वपूर्ण कथन है। चलिए 52 नंबर, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको बताया है कि ये 52 नंबर का स्टेटमेंट एक पुस्तक है क्या? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट या संविदा का सिद्धांत, जो कि फ्रांसीसी लेखक रूसो के द्वारा लिखी गई है। और हमने बताया था इसकी शुरुआत ही शब्द से हुई है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वो सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रूसो का इस बात से मतलब क्या है? रूसो का इस बात से मतलब क्या है कि इनमें से कुछ श्रृंखलाओं को सामान्य इच्छा से वैध बनाया जाए, श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए, इन श्रृंखलाओं में कैदियों को मुक्त किया जाए, सभी कारागार तोड़ दिए जाए। नहीं, इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए, ये रूसो के कहने का आशय है। किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे और डर को? स्वयं उसे और डर को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा गया। तो ये बात कौन कहता है? रूसो का है, लॉक का है, थॉमस हॉब्स का है, या फिर इनमें से किसी का नहीं है? उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे और डर को। ये विचार है थॉमस हॉब्स का। थॉमस हॉब्स का, जो कि इंग्लैंड का दार्शनिक और राजनीतिक विचारक भी। निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित होता था? ये किसका मानना है? रूसो का, हॉब्स का, लॉक का या बेंथम का? तो भावनाओं से संचालित होने वाले मानव का विचार है किसका? रूसो का। इस प्रश्न का उत्तर आपका रूसो होगा। किसने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत और सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व के अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया? ये आपका प्रश्न है। सवाल है कि ग्रीन ने किया, बोशांके ने किया, कांट ने या फिर हेगल ने? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा किसने किया? तो आप कहेंगे कांट। क्या उत्तर होगा? कांट होगा। बहुत शानदार। सेशन शेयर भी होते रहना चाहिए स्टूडेंट। अगला सवाल है, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन, घटिया विधि के रूप में आलोचना करी है? ये आलोचना किसने की? सर हेनरी मैन ने, हाबहाउस ने, लॉर्ड एक्टन ने या फिर मिल ने? तो ये आलोचना करी है सर हेनरी मैन ने। किसने की है? सर हेनरी मैन ने। नेक्स्ट नंबर सवाल आपका है कि जे.एस. मिल ने अपने अध्ययन में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों का प्रयोग किया है? तो ऐतिहासिक और ज्यामिति, भौतिक और ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक, भौतिक और ज्यामिति। तो याद रखिए जे.एस. मिल ने अपने अध्ययन में भौतिक और ऐतिहासिक पद्धतियों का प्रयोग किया है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल करेंगे आप लोग, निम्नलिखित में से किसी सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है? ये नॉजिक हैं, रॉल्स हैं, ओक्सार्ट या फिर हन्ना अरेंड है? तो ये हैं आपके उत्तर के तौर पे रॉल्स, जॉन रॉल्स, जॉन रॉल्स। नेक्स्ट नंबर सवाल पे आपको उत्तर देना है, निम्नलिखित में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना,
स्टूडेंट हमारा पहले ही विकल्प से उत्तर हो गया, तो फिर हमें कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना। ये आपका आंसर है। चलिए इस सवाल पर आ जाइए, जहां पर आप देख पा रहे होंगे लिखा है राज्य की उत्पत्ति का दैवी का सिद्धांत है, जो किसने दिया है? कार्ल मार्क्स का विचार है, गिलक्राइस्ट का है, जेम्स प्रथम है, एच जे लास्की का है, किसका है? जरा एक बार आप लोग कमेंट करके बता दो ये सवाल किसका है। पहले भी आप इस पे चर्चा कर चुके हैं। किसका है? कार्ल मार्क्स का, गिलक्राइस्ट का, लास्की का या जेम्स प्रथम का है? तो वास्तव में ये किसका है? जेम्स प्रथम ने इस सिद्धांत को दिया, जहां कहता है राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। राजा लोग राजा लोग पृथ्वी पर पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। जेम्स प्रथम। तो आपने उत्तर दे दिया जेम्स प्रथम। मनु, महाराज मनु जिनकी मनुस्मृति है, मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक रहे हैं? आपको उत्तर देना पड़ेगा। तो दैवी सिद्धांत, सामाजिक समझौता का सिद्धांत, विकासवादी या इनमें से कोई नहीं। तो महाराज मनु किसके हैं? दैवी सिद्धांत के समर्थक हैं। मनु की विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होगी? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर दे दें तो अच्छी बात। जल्दी बताएंगे कितने देवताओं की शक्ति है? तो इनके हिसाब से 8 देवताओं की शक्ति है। कितने देवताओं की भाई बताइए? 8 देवताओं की। कौन कौन से देवता हैं? तो अगर 8 देवताओं की बात करेंगे तो 1 मिनट रुक जाइएगा, हम उन देवताओं के नाम यहाँ लिख देते हैं महाराज मनु के हिसाब से। सूर्य, यम, सूर्य, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, वरुण, पवन, चंद्र और अग्नि। महाराज मनु के हिसाब से आपने देख लिया कि राजा में कुल 8 देवताओं की शक्ति होती है। वो कौन कौन से देवता है आपके सामने ये लिख दिए गए। और ये रहा आपका नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि किसने कहा कि दंड और पुरस्कार के द्वारा समाज के सुख की वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है? ये कहते हैं जेरमी बेंथम कह रहे हैं, मिल, हीगल या अरस्तु है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जेरमी बेंथम। जेरमी बेंथम। निम्नलिखित में से किसका ये कथन है कि संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावेली में ही है? संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावेली में ही है, ये कथन किसका है? सबाइन का है, लास्की, पार्कर या ए टनिंग? एक्चुअली स्टूडेंट ये जो स्टेटमेंट है वो एच लास्की का है। किसका है? एच लास्की है। कहते हैं संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावेली में है, ये महत्वपूर्ण कथन है एच जे लास्की का। राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, ये बात किसने कही है? ये बात किसने कही आपको बताना पड़ेगा। ये बात कहता है थॉमस एक्विनास, या फिर ये बात मिल ने कही है, या फिर इसी बात को किसने कहा भाई? लॉक ने कहा इस बात को, लॉक ने, या फिर टी एच ग्रीन ने कहा है? तो आप इस बात को जानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट किसका है? ये है टी एच ग्रीन का। किसका भाई? टी एच ग्रीन का। चलिए इस बेहतरीन प्रश्न का उत्तर दीजिए। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था को शासित किया जाता है मूल प्रवृत्ति के द्वारा,
पारस्परिक सहयोग के द्वारा, धर्म के द्वारा या प्राकृतिक विधि के द्वारा। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था को शासित किया जाता है प्राकृतिक विधि के द्वारा। राज की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत नहीं मानता। क्या नहीं मानता? कि राजा लोग पृथ्वी पर जीवित प्रतिमाएं हैं, ये मानता है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी है, ये भी मानता है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, उत्तर नहीं होगा। राज्य, सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना का परिणाम है और वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। ये गलत है, दैवी सिद्धांत की बात ये नहीं है। राजा के प्रति विद्रोह की भावना ईश्वर के प्रति विद्रोह है और जो ऐसा करेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा, ये भी राज की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत है। इन चार विकल्पों में से जो विकल्प सी है राज की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत से मैच नहीं करता, इस नाते ये आपका आंसर है। चलिए भाई, आते आते 68 नंबर प्रश्न पर आ गए। बहुत बढ़िया। जो लोग भी भूल गए एक बार फिर से लाइक कर दो बच्चों, शेयर भी कर दो। ये बातें बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये क्लास आपकी स्पेशल डिमांड पर ही हम लेकर के आए और आपको ये भी पता है कि व्यस्तता ज्यादा रहती है, फिर भी हमने कहा चाहे लाइव हो वीडियो क्लास आप तक डेली जाएगी। आप बच्चे खूब पसंद भी कर रहे हो, इसका ध्यान रखिए। और डेली शाम को आपकी 6 बजे अभी क्लास जाएगी, कभी आगे पीछे नहीं होना है। आपकी डेली जा रही है, चाहे लाइव जाए चाहे वीडियो जाएगी, क्लास आप तक जाएगी। राइट टाइम आप लोग जुड़ जाया करें, देखा करें, वीडियो के नीचे कमेंट किया करें। आखिर आपके जो भी महत्वपूर्ण कमेंट्स होंगे उसका रिप्लाई भी करूंगा। लाइव हो तो आप लोग जुड़ते हो, कहते ही हो, सारी चीजें आपकी चलती रहती, बहुत बढ़िया है। दो वक्तव्य दिए गए, इनके बारे में बात करें। पहला कहता है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सीधे लोकतांत्रिक विचार के विरोध में स्थिर रहता है। चलो कोई बात नहीं। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत राज की उत्पत्ति की व्याख्या में सामान्य सहमत की भूमिका को निरस्त कर देता है, ये भी सही। कथन कारण दोनों सही, सही व्याख्या है। बोले रिश्ता हम पक्का समझे, कौन सा? विकल्प ए होगा, विकल्प ए होगा। लीजिए इस सवाल को करिए, राज की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, राज की उत्पत्ति दैवी से धर्म को राजनीति से मिलाता है। बिल्कुल सही है, बाकी क्यों पढ़ा जाए। तो राज की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत धर्म को राजनीति से मिलाता है, ये बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। रूसो, रूसो की प्रकृति की स्थिति में मनुष्य, मनुष्य क्या जानता था कि सद्गुण क्या है, जानता था कि विकार क्या है, नहीं जानता था गुण, गुण अवगुण क्या है, पाप, पाप क्या है, गुण गुण है और पाप पाप है, ये इनमें से क्या। तो रूसो की प्रकृति की स्थिति में मनुष्य नहीं जानता था कि गुण गुण है और पाप पाप है, यानी वो निर्दोष था, निष्पाप था, पशुवत था। ये तमाम जो चीजें हैं वो कौन कहता है? रूसो कहता है। और मैं ये कहता हूँ कि आज का सेशन यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ स्टूडेंट। हमारी आपकी मुलाकात कल फिर होगी। इस चैप्टर में अभी और हमें सवाल पढ़ाने हैं। कल की क्लास हम क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे। और एक बार आप लोग बिना कंजूसी के अपने सेशन को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों तक शेयर करिए, यही आपकी गुरुदक्षिणा है। बाकी इस चैनल पर आपके लिए सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, क्लास नोट्स, पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लास। आवश्यकता होती है तो हम आपसे गूगल मीट पर भी 1 बाय 1 एक ही स्टूडेंट से मिलते हैं, तो हर सब कुछ आपका उपलब्ध। पढ़िए और अपने जैसे तैयारी करने वाले और विद्यार्थियों तक सेशन को शेयर करिए। यानी ये कम से कम जहां तक आप इसे पहुंचा सकते जरूर पहुंचाएं, ताकि सही जगह पे सही चीजें लोग पढ़ के अपना एक सिलेक्शन सुनिश्चित करें, अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। और हाँ, आप वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और साथ ही साथ अगर आपकी कोई सलाह हो, सुझाव हो तो उसे जरूर बताइएगा। इस सेशन को समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। हमारी आपको मुलाकात होगी कल फिर, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, गुड नाइट।